कैसे आप लोग? टेंस को स्टार्ट किया था हमने, और टेंस को स्टार्ट किया तो टेंस को खत्म कर दिया था। कुछ क्वेश्चन के साथ आते हैं। चलिए, 3 क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगभग खत्म हो गया है, स्ट्रक्चर भी सारे हमने इसके कर लिए हैं। तो अब हम लोग खुलकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग अब खुलकर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। I don't understand I don't understand how could she treat him so badly? A, B, C, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। सेकंड क्वेश्चन। People who are not belonging to any nationalist party want to divide the country. To any national party A, B want to divide the country. C, और कोई गलती नहीं तो नो एरर D. And the next question what you do in the evenings, what you do in the evenings, और कोई गलती नहीं तो नो एरर डे। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बनाइए, फटाफट बनाइए, फटाफट जवाब देना है। फटाफट जवाब देना है। माय गॉड, फटाफट मैं आपके सामने से हटा हुआ हूँ। फटाफट जवाब देना है। इस तरफ हट जाओ, किस तरफ हट जाओ, फटाफट जवाब देना, फटाफट। मिला जवाब? मैं बताऊं? ओके,
आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड सी ट्रीट हिम सो बैडली, मुझे समझ में नहीं आता कि वो उससे कितना बुरी तरह से व्यवहार कैसे कर सकती है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, मैंने कहा था ना स्ट्रक्चर के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और स्ट्रक्चर एक बार अगर आपने ठीक कर लिया तो आपके किसी भी स्ट्रक्चर में कहीं भी जाए तो सेम उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें यही बात थी, यही स्ट्रक्चर है। क्या आपको मैंने बताया था पिछले क्लासेस में, काफी 2 क्लास ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग पिछली 2 क्लास से, कि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करने का कोई तुक ही नहीं बनता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे समझ नहीं है कि हाउ कुड सी, जब आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे बल्कि आप तो बता रहे कि मुझे समझ नहीं है, मैं नहीं समझ पाता, मैं नहीं समझ सकता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जब आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ पाता, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मुझे क्या पता कि वो कैसे ऐसा कर सकती है, तो जब इस तरह से हम लोग कंफ्यूज, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे बल्कि बता रहे कि मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं नहीं समझ पाता, मैं नहीं समझता, तो जब आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ही नहीं रहे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ही नहीं रहे बल्कि आप सिर्फ क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ये कहना चाहिए हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो जब हम कहना चाह रहे हैं कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछना हुआ नहीं। जब क्वेश्चन पूछना हुआ नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आगे क्या कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे क्यों है, हेल्पिंग वर्ब आगे रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, हेल्पिंग वर्ब को आगे होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो हाउ कुड सी लिखा, ये क्या होना चाहता है, हाउ सी कुड, यानी ये जो कुड होता है वो सी के बाद में, बी पार्ट में एरर है, और हाउ कुड सी नहीं, हाउ सी कुड, ये क्या होता है, हाउ सी कुड, कुड बाद में जाता, ठीक है। दूसरा कि पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू, बिलोंग, बिलोंग क्या बताता है, संबंध, पोसेशन, की जो किसी राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित नहीं है, या जो किसी राष्ट्रीय पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, ऐसे लोग जो किसी राष्ट्रीय पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, जो राष्ट्रीय पार्टी से संबंध नहीं रखते, ऐसा कोई इंसान जो किसी राष्ट्रीय पार्टी से, राष्ट्रीय दल से ताल्लुकात नहीं रखता, संबंध नहीं रखता, ताल्लुकात नहीं रखता, संबंध नहीं रखता, वो देश को बांटना चाहते हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनेगा, ताल्लुकात बताने वाले, संबंध बताने वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए थी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना दिया, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनना चाहिए था, और पीपल क्या था, प्लूरल था, तो था डू नॉट बिलोंग, और बिलोंग का प्रीपोजिशन देखिए टू है ना, मैंने क्या कहा था, बिलोंग के साथ 2 गलती होती है, कुछ लोग क्या करते हैं बिलोंग में आईएनजी लगा देते हैं, या कुछ लोग बिलोंग के साथ क्या करते हैं, फ्रॉम करते हैं, तो इसने एक गलती की कि बिलोंग में आईएनजी लगा दिया। तो बता रखा है रूल में कि जो भी पोसेशन रिलेशन बनाने वाले शब्द होते हैं, तो पोसेशन रिलेशन बताने वाले शब्द के साथ, पोसेशन रिलेशन बताने वाले शब्द के साथ हम उसको कंटिन्यूअस में नहीं ले जाते, तो डू नॉट बिलोंग होना चाहिए था। व्हाट यू डू इन द इवनिंग्स, शाम में तुम क्या करते हो, शाम में तुम क्या करते रहते हो। अब देखिए जानबूझ के क्या क्या इवनिंग में एस लगा दिया है। अब इवनिंग इवनिंग में एस लगा देने से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को लगेगा यार इवनिंग में एस लगा, इवनिंग्स ये क्या होता है, सबका ध्यान चला जाएगा इवनिंग्स पे, लेकिन असल गलती इसमें कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में, कि व्हाट यू डू इन द इवनिंग्स, कि तुम शाम में क्या करते रहते हो, या शाम में क्या करते हो। तो जब शाम का मतलब एवरी इवनिंग होता है तो उसको प्लूरल करते हैं, जैसे संडे का मतलब अगर एवरी संडे तो संडेज लिखते हैं, मंडे का मतलब अगर एवरी मंडे है तो मंडेज लिखते हैं, ट्यूसडे का मतलब अगर एवरी ट्यूसडे है तो ट्यूसडेज लिखते हैं, ये रूल होता है ग्रामर का। तो अगर इवनिंग का मतलब एवरी इवनिंग है, हर इवनिंग हम इवनिंग्स लिख सकते हैं, इन द इवनिंग भी लिख सकते थे या इवनिंग्स लिख सकते, दोनों पॉसिबल, या तो इन द इवनिंग या फिर इवनिंग्स। तो ये बिल्कुल सही था, हमको जब तुम शाम में क्या करते रहते हो, तो हमें पूछना था व्हाट डू यू डू, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब होना था, ये डू तो मेन वर्ब हो गया, ये डू क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, काम करना, इस काम को मतलब क्या करना, इसलिए चाहिए तो व्हाट डू यू डू, तुम शाम में क्या क्या करते हो, तो व्हाट क्या करते रहते हो, क्या क्या करते हो। तो ये यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तो सब्जेक्ट के पहले है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी है, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी था, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना बहुत जरूरी था, तभी बात बनती। सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सी बात थी। समझ में आ गई बात सबको, क्लियर है, क्लियर है, कोई कोई समस्या नहीं। तो व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, तुम शाम में क्या करते रहते हो, तो व्हाट डू यू डू, ये डू मेन वर्ब है, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ डू का मतलब क्या, परफॉर्म, कि क्या करते रहते हो, क्या क्या करते हो। क्लियर हो गई, ये 3 क्वेश्चन समझ लिया।
ऐसे 3 क्वेश्चन करते बनाते हमने कई, हर क्लास में 3 क्वेश्चन बना लिए, तो सोचिए कितने क्वेश्चन हमने बना लिया है। खैर अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो पिछली क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे स्ट्रक्चर बता दिए थे, और मैंने ये कह दिया था, ये कह रहा हूँ फिर, कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करेगा। इसलिए लास्ट में मैंने कल यही बताया था कि सेंटेंस 4 ही 5 तरह के होते हैं बेसिकली। 4 ही, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। तो बेसिकली यही 3, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। लेकिन इसी के बाद हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एस क्वेश्चन। फिर उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं। तो क्या बन जाता है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, और डब्ल्यू एस क्वेश्चन का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो 4 वो हो गए, एक अफर्मेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, 6 तरह के स्ट्रक्चर। तो हर कोई जो सेंटेंस होगा, चाहे वो किसी भी टेंस में, वो यही हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यस नो क्वेश्चन हो सकता है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन हो सकता है, यस नो का इंट्रोगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और डब्ल्यू एस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। अब कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको ऐसे पूछता है, जैसे लिखा I know where does he live। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, where does he live, और कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमाता है, I know where does he live, और मार्क कंडीशन कर दिया, where does he live, A B C, A B C, और कोई गलती नहीं है तो इसमें भी आपको डी है, इसमें भी डी है, नो एरर, दोनों में डी ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है, तो दोनों जगह आपके पास हमेशा नो एरर का ऑप्शन हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है, हमेशा है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन या इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें ए में तो बता देते हैं नो एरर, या ए में बता देते हैं सी में गलती, बी की बात होती है तो बी में बताते हैं नो एरर। ऐसा ही काम करते हैं, यानी पहले क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ बता देते हैं। हर लोग, हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग जवाब होता है, हर स्टूडेंट का अपना अपना जवाब है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैंने अभी पूछा है, तो इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है, या बार बार पूछो, बस इसका एग्जाम्पल से आपको सिर्फ बताना था, एग्जाम्पल दिखाना था कि ऐसा क्वेश्चन चूंकि बार बार आता है, आज भी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, और कंसेप्ट मैंने पहले आपको बता दिया था कि इसमें क्या कंसेप्ट, कंसेप्ट इसका क्या था, ये मैंने आपको बता दिया था, बता रखा था। तो समझने की बात ये है, या जानना ये था, या बात ये करनी थी बेसिकली, कि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही नहीं, हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, तो जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, तो हेल्पिंग वर्ब को आई करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी गलत है और ये भी, इससे लोग मार्क कॉम्पिटिशन के चक्कर में, दोनों ही गलत है, दोनों ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि दोनों में हम नो लिख रहे हैं, आई नो मुझे पता है। तो जब आप बता रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ नहीं, आप ये तो मुझे पता है वो, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है, ये कोई क्वेश्चन है क्या? मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है, ये कौन सा क्वेश्चन है? किसका जवाब है? आप हाँ या ना में देंगे, आप जवाब देंगे, इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इसका कुछ जवाब देंगे। अगर कोई बोलेगा कि मैं जानता हूँ ये वह कहाँ रहता था, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, आप बताओ ना। आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप इसका जवाब दोगे। सवाल पूछना का तो मतलब सवाल पूछना होता है, इसका हम जवाब देते हैं, या तो हाँ नाम जवाब देते हैं, या कुछ बताकर जवाब देते हैं। तो इस सेंटेंस में तो हमसे कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा, बल्कि हमें तो कह रहा है कि वो तो सामने वाला तो बता रहा है कि मुझे पता है वो कहाँ रहता है, सामने वाला बता रहा है कि मुझे पता है वो कहाँ रहता है। तो क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा नहीं रहा, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखने का कोई मतलब ही नहीं था। इसका सेंटेंस क्या होगा? आई नो वेयर ही
लिव्स, ये होगा कि मुझे पता है वह कहाँ रहता है। आई नो वेयर ही लिव्स, कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे खबर है कि वह कहाँ रहता है। मैं जानता हूँ, मुझे खबर है, मुझे पता है कि वह कहाँ रहता है। क्लियर है? बार बार इससे क्वेश्चन पूछेगा, जानबूझ के कभी कभी इसको ऐसे भी करता है, ऐसे भी लिख देगा, आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, ऐसे भी पूछता है, ऐसे भी जानबूझकर। अब इसमें जहां आग और डी नो एरर है, जहां आस्क लिख दिया, अब लोग अब तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वे उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आई आस्क्ड हिम क्यों लिख रहा है? जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को कहेगा आई आस्क्ड हिम। इसका मतलब क्वेश्चन किसी और से पूछा, जिससे क्वेश्चन पूछा वो सामने नहीं है, और वो किसी से क्वेश्चन पूछ कर आ रहा है और आपको बता रहा है कि मैंने उससे क्या पूछा। तो अब आपको तो बता रहा है ना कि उसने जो कुछ पूछा, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है ना। हमने किसी आपसे किसी ने कुछ पूछा और आप जाके अपने घर में बता रहे हैं अपनी मम्मी को, तो आप अपनी मम्मी को ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। आप मम्मी से क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं ना। घर में आप अपने पापा को बता रहे हैं, अपनी मम्मी को बता रहे हैं कि आपसे पूछा क्या गया। तो जो पूछा गया, जो पूछा गया, अब वो बता रहे हैं, तो आप क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहे। तो क्वेश्चन जब कर ही नहीं रहे तो फिर हेल्पिंग और आगे क्यों होगा? फिर इसका में क्या होना था, वेयर ही लिव्ड, क्या हो जाएगा वेयर ही लिव्ड, कि आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, कि मैंने उससे पूछा वो कहाँ रहता था। या ऐसे भी कहते वो जहाँ भी रहता था मैंने उसको बताने के लिए कहा। तो क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं कि वो जहाँ भी रहता था मैंने उसको बताने के लिए कहा, जहाँ रहते वो बता दो, तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं हुआ, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या कि मेन बात क्या कि आप जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे बात ही नहीं कर रहे, आप किसी और को बता रहे हैं। तो आप किसी और को बता रहे हैं ना कि उससे क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या किया, ये सामने वाले को आप आके नरेट कर रहे हैं, उसको ब्रीफ कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने ये उससे पूछा। तो जिसको आप बता रहे हैं उससे तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना, उसको तो सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपने क्या पूछा। तो इसलिए इंटरोगेटिव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, तभी हेल्पिंग वर्ब आगे पढ़ती है। बस दिमाग में बिठा लेते हैं, जब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करने का कोई मतलब नहीं बनता, ध्यान रह जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे टेंस पर। दूसरा टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये काफी लंबा होता है। अब जो है इतने लंबे लंबे टेंस आपको नहीं मिलेंगे, आप सारे छोटे छोटे टेंस मिलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, नाम से ही पता चल जाता है। इसको हम कभी कभी कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कभी कभी कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और कभी कभी कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीन नाम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सबके अगर नाम पर ही आप ध्यान रखें, सबके नाम पर ही ध्यान दिया जाए, सबके नाम पर ही अगर ध्यान दिया जाए, नाम से बात करें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब भी क्या, जो प्रोग्रेस में है, चल रहा है। इम्परफेक्ट का मतलब क्या, जो अधूरा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है एक्शन इन प्रोग्रेस, कि जो काम चल रहा है, एक्शन इन प्रोग्रेस। या एक्शन इन प्रोग्रेस की अगर बात ना करें, दूसरा क्या, एक्शन इनकम्प्लीट, अधूरा। तो कोई भी काम अगर आपने शुरू कर दिया है, कोई भी काम अगर हमने शुरू कर दिया है और उस काम को हमने खत्म नहीं किया, वो काम हमारा अधूरा है, वो काम हमारा चल ही रहा है। तो किसी काम को हमने शुरू कर दिया, वो काम हमारा अधूरा ही है, वो काम हमारा अभी चल ही रहा है, वो काम अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो हमारा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि एक्शन प्रेजेंट में क्या है, चल रहा है। तो अगर एक्शन आपका इन प्रोग्रेस है, इनकम्प्लीट है, एट और अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कि जिस पल
जिस क्षण, जिस समय, जिस पल, जिस क्षण, जिस समय आप बोल रहे हैं, उस पल उस समय अगर वो काम चल ही रहा है, जिस पल जिस क्षण आप काम को बोल रहे हैं, उस पल उस क्षण वो काम चल ही रहा है, इनकम्प्लीट है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ठीक, ये बात आपको समझना है। ठीक है, कि अगर जिस समय हम बोल रहे हैं और उस समय जो काम है वो अधूरा ही है, इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, जारी है, चल ही रहा है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम कहा आई एम हैविंग, हैविंग का मतलब क्या है? टेकिंग माई मील। तो आई एम हैविंग माई मील या आई एम टेकिंग माई मील, इसका मतलब हुआ कि मैं अपना खाना खा रहा हूँ। इसका मतलब मैंने खाना खाना शुरू कर दिया है, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया है और खाना अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। ध्यान रह जाएगा कि खाना खाना तो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन खाना खाना अभी खत्म हुआ नहीं। खाना खाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया है, लेकिन खाना खाना खत्म नहीं हुआ। खाना खाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? कि खाना खाना हमने शुरू कर दिया, खाना खाना हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। क्या? आई एम रीडिंग माई बुक, ही इज रीडिंग हिज बुक, कि ही इज रीडिंग हिज बुक, कि ही इज रीडिंग हिज बुक। तो ही इज रीडिंग हिज बुक अगर हम कह रहे हैं, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि वो अपनी किताब पढ़ रहा है, वो अपनी किताब पढ़ रहा है। इसका मतलब किताब पढ़ना उसने शुरू कर दिया है, किताब पढ़ना उसने शुरू कर दिया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। किताब पढ़ना उसने शुरू कर दिया, लेकिन किताब पढ़ना खत्म नहीं हुआ, यानी काम स्टार्ट हो चुका है, खत्म नहीं हुआ। तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग का मतलब क्या? जिस समय बोल रहे हैं उसी समय। और एक हमने लिखा अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग का मतलब क्या? जिस क्षण बोल रहे हैं उसके आसपास, इर्द गिर्द। तो या तो जिस समय बोल रहे हैं अगर उसी समय काम चल रहा है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जिस समय हम बोल रहे हैं अगर उस समय काम नहीं चल रहा है लेकिन उस समय के इर्द गिर्द, जैसे कहते हैं आजकल कोरोना की समस्या चल रही है, या हम कहते हैं आजकल जो साउथ अफ्रीका से मैच चल रहा है, तो हो सकता है आज मैच खत्म हो चुका है, आज वो टीम कुछ और काम कर रही हो, लेकिन हम तो कहेंगे कि आजकल साउथ अफ्रीका के दौरान यानी काम चल रहा है। या कोई कहे आजकल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है उसमें वो सो रहा हो, लेकिन पूछा और भाई साहब आजकल क्या कर रहे हो? आजकल तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो जिस समय बोल रहे हो उसमें हो सकता है कोई और काम कर रहा हो, जिस समय आपने बात की, जिस समय आपने कहा, उस समय हो सकता है वो कोई दूसरा काम कर रहा हो सकता है वो कोई दूसरा काम कर रहा हो। लेकिन उस समय की बात ही तो आप नहीं कर रहे, उस समय के इर्द गिर्द की बात करें कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो जो कर रहा हो तो सामने दिख, यानी जो कर रहा है सामने दिख रहा है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है। और उसके अलावा अगर उस समय के इर्द गिर्द वह क्या कर रहा है, ये भी अगर जानना चाहते हैं, ये भी पूछना चाहते हैं कि उस समय के वो इर्द गिर्द क्या कर रहा है, आसपास में वो क्या कर रहा है, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअसली लिखते हैं। यानी जिस समय बोल रहे हैं उस समय भी जो काम चल रहा है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उस समय के इर्द गिर्द भी अगर काम चल रहा है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे किसी ने कह दिया, किसी ने लिख दिया आई एम, जैसे मुझे ही लिखना था, मैंने लिख दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश दिस डेज, कि आजकल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो आज दिस डेज भी लिखते हैं और नाउ और डेज भी लिखते हैं आजकल के लिए। दिस डेज भी लिखा जाता है, नाउ और डे, और नाउ और डेज जो है कई बार एरर में आता है। नाउ चूंकि इसमें ए लगा हुआ है तो एग्जाम में क्या करेगा, जानबूझ के लिख देगा नाउ और डे। तो नाउ और डे लिख दिया तो ये एरर हो गया, नाउ और डे नहीं होता है। क्या होता है आजकल का? नाउ और डेज, नाउ और डे नहीं होता है। कई बार एग्जाम में नाउ और डे लिखा रहता है, लगता है ठीक है, लगता है ठीक है, तो ए है फिर डे है तो लगता है ठीक ही होगा। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश दिस डेज या नाउ डेज, कि आजकल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? कि आजकल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने लग रहा हूँ। ऐसा भी कोई का आजकल मैं इंग्लिश पढ़ाने में जुटा हुआ हूँ, कोई कोई जुटा कर देगा, कोई का आजकल मैं इंग्लिश पढ़ाने में व्यस्त हूँ। जैसे भी कहना है, आजकल मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आजकल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ये आजकल जैसे लगा दिया, इसका मतलब आपका परमानेंट काम नहीं है। आजकल लगा देने का मतलब परमानेंट काम नहीं है, इसका मतलब अभी थोड़े समय के लिए आप कर रहे हैं। अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीच, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय। ठीक है, हमने क्या था कहा, ही इज लर्निंग हाउ टू स्पीक
इंग्लिश दिस डेज कि आजकल वो क्या सीख रहा है कि इंग्लिश कैसे बोले। आजकल क्या सीख रहा है कि इंग्लिश कैसे बोले। ही इज लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश दिस डेज कि आजकल इंग्लिश कैसा बोले। आजकल सीख रहा है कि इंग्लिश बोलना सीख रहा है या इंग्लिश कैसे बोले ये सीख रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 रूल या 3 रूल एक साथ हो गया। जिसी को लोग अलग अलग बुक में लिखे, कोई लिखता है इनकम इन प्रोग्रेस, कोई लिखता है इनकम्प्लीट। एक ही बात समझना यह है कि कोई काम अगर आपने स्टार्ट कर दिया, वो काम अगर आप खत्म नहीं हुआ है, और जिस समय आप बोल रहे हैं अगर उसी समय वो काम चल रहा है, और जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय के इर्द गिर्द वो काम चल रहा है, जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय के इर्द गिर्द वो काम चल रहा है, उसी समय के इर्द गिर्द वो काम हो रहा है, तो आप आराम से क्या बोल सकते हैं, आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला जा सकता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोला जा सकता है। ये रूल हुआ। तो जो भी एक्शन आपकी आंखों के सामने हो रहा है या जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय के इर्द गिर्द हो रहा है, तो वो सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके टेम्पररी एक्शंस होते हैं, जितने भी आपके टेम्पररी एक्शंस होते हैं थोड़े समय के लिए, जो भी आज है कल नहीं होगा, अभी कर रहे थोड़ी देर के बाद नहीं करेंगे, तो टेम्पररी एक्शंस जितने होते हैं उसको आप, यानी किसी एक्शन को अगर आपको टेम्पररी बनाना है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए। सिंपल सी बात समझिए कि जैसे किसी, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी एक्शन को आप परमानेंट बनाना चाहते हैं या जिस एक्शन के विषय में बताना चाहते हैं कि ये रेगुलर है, बार बार होता है, अक्सर होता है, ये हमेशा ऐसा ही होगा, तो उसको आप अपने आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके चले जाइए, एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके चले जाइए। और अगर आपको लगे कि नहीं ये टेम्पररी है, आज हो रहा है और बाद में नहीं होगा, आज हो रहा है और फिर बाद में नहीं होगा, या अभी थोड़ी देर हो रहा है कल को होगा या नहीं होगा पता नहीं, उसको टेम्पररी एक्शन, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इसका मतलब जैसे हमने क्या कहा कि ही इज टीचिंग एट DU, तो ये टेम्पररी एक्शन है। ये क्या है, ये टेम्पररी एक्शन है। और हमने कहा कि ही टीचेस एट DU, ये टीचर्स लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, परमानेंट एक्शन हो गया। अगर आप किसी को कहते हैं आई लव यू, तो ये एक तरह से क्या है, परमानेंट एक्शन है। पता चला आप लिखे आई एम लविंग यू, तो आई एम लविंग यू अगर आप किसी को कह रहे हैं तो बड़ी गंदी बात है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसलिए इसको जनरली गलत माना जाता है जनरली, क्योंकि आई एम लव यू का मतलब कि फिर कोई आपसे प्रेम करेगा नहीं कि मैं आज तुमसे प्रेम कर रहा हूँ कल करूंगा नहीं, इसकी कोई गारंटी कल हो ना हो। बस आज आई एम लविंग यू का मतलब आज में प्रेजेंट करो, टेम्पररी है मेरा प्यार, परमानेंट नहीं है। ठीक है, हर एक से वफा करने वाला जो गाना आपने सुना होगा वैसा ही हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग MA, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग MA, तो मैं MA करने की सोच रहा हूँ, इसका मतलब ये अभी सोच रहा है, ये परमानेंट एक्शन नहीं, तो जिंदगी भर सोचता रहेगा, हमेशा सोचता ही रह जाएगा, तो ये टेम्पररी एक्शन हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम थोड़े समय के लिए सोच रहे हैं कि अभी हमारे दिमाग में है चलो कि MA कर लेते हैं, अभी हमारे दिमाग में चलो कि BEd कर लेते हैं, अभी हमारे दिमाग में है चलो MEd कर लेते हैं, अभी हमारे दिमाग में चलो किस फॉर्म को भर देते हैं, यानी ये थिंक क्या था, मेंटल एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था मेंटल एक्शन है। तो अगर ये टेम्पररी बस थोड़े दिन के, थोड़े समय के लिए बैठकर सोच रहे हैं कुछ, या थोड़े समय के लिए हमारे दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, थोड़े समय के लिए हमारे दिमाग में, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर हम आप कहेंगे आई थिंक यू आर अ गुड मैन, इसका मतलब हमारी सोच है कि वो अच्छा आदमी है। आई एम थिंकिंग ही इज अ गुड मैन, इसका मतलब है कि पहले आप उसको अच्छा आदमी नहीं समझ रहे थे, अभी आपने सोचना शुरू किया कि वो अच्छा आदमी है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको कोई परमानेंट एक्शन बोलना है कि टेम्पररी बोलना है। अगर आपको परमानेंट बोलना है, अगर आपको परमानेंट बोलना है, तो आप प्रेजेंट इन, जो भी एक्शन, जो भी काम आपको लगता है ये मेरा परमानेंट है, अस्थाई है, हमेशा मैं ऐसा करूंगा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलना। और जो काम लगे कि अभी थोड़ी देर कर रहे हैं उसके बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, या अभी 1-2 साल कर रहे हैं, 6 महीने कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी कोई मतलब, जो थोड़े समय के लिए, जो परमानेंट नहीं है। कोई काम हम 2 दिन के लिए करते हैं, 4 दिन के लिए करते हैं, 6 दिन के लिए करते हैं, साल भर के लिए करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो ये सब टेम्पररी एक्शन हुआ। तो जो टेम्पररी एक्शन है, जो सब दिन नहीं होगा,
वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा, इतनी बात दिमाग में बिठा लेना, बात बन जाएगी। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो बताने जा रहे हैं वो परमानेंट बताने जा रहे हैं कि टेम्प, इसलिए था मैकडॉनल्ड का एग्जांपल आई एम लविंग इट। तो आई एम लविंग इट का मतलब क्या था, अच्छा लगने लगा है। हो सकता है बाद में कुछ हो जाए और आपको पसंद आना बंद हो जाए। या आप चलो मैकडी में आप जाने गए, एक दिन अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, 3 दिन, तो 4 दिन 5 दिन लगातार गए तो अच्छा लगने लगा, टेम्पररी हुआ, पता 7वें दिन कुछ गड़बड़ हो गई, फिर ना अब मैं नहा, तो खत्म हो गया ना। तो जो आज हो रहा है हमेशा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह के एक्शन को टेम्पररी एक्शन कहते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम इसके लिए भी करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा दिखाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ इरादा। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा अगर दिखाना है तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा आई एम, कई बार आपने इसका आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, सीधा भी लोग ऐसे बोलते हैं आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ, या आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, शी इज गोइंग टू बाय अ हाउस नेक्स्ट मंथ, ही इज गोइंग टू मैरी नेक्स्ट मंथ, शी इज गोइंग टू मैरी नेक्स्ट मंथ। ऐसा लोग खूब बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, है ना। कोई इसमें दिक्कत और समस्या की बात नहीं है। तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, शी इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, कुछ भी कर दिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पक्का इरादा दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। हिंदी में भले हम कहेंगे मैं तो अगले महीने कार खरीदूंगा,